वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू रखेंगे हमारा इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर है उसको कंटिन्यू रखेंगे जहाँ पर हमने कल छोड़ा था उसके आगे से ही मैं पढ़ाऊँगा बच्चों। तो कल हमने स्टेटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा हुआ था, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा हुआ था, उसकी यूटिलिटी के बारे में पढ़ा हुआ था। आज हम स्टेटिस्टिक्स की लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी पाबंदियों के बारे में पढ़ेंगे, उसकी सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी सीमाएँ कहाँ तक हैं, हम किस लिमिट तक उसका यूज़ कर सकते हैं। तो सांख्यिकी एक उपयोगी विज्ञान है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। तो सांख्यिकी एक विज्ञान है, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है ना। और लिमिटेशंस जो कुछ मेन लिमिटेशंस है उनको लेकर हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का नहीं। मतलब सांख्यिकी के जरिए हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को लेकर हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी क्वालिटी को लेकर हम कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, क्योंकि डेटा हमारे पास नंबर्स में होता है और नंबर्स में हम उसको व्यक्त करते हैं। उसके गुणों के बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक बाउंडेशन है, लिमिटेशंस है आपकी स्टेटिस्टिक्स की, सांख्यिकी की, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको इसके अंदर जो कंटेंट है उसको भी पढ़ के बताऊँगा। सांख्यिकी विज्ञान केवल संख्यात्मक तथ्यों और समस्याओं का अध्ययन करता है, गुणात्मक तथ्यों का नहीं। अतः है कह सकते हैं कि भारत की जनसंख्या में पिछले वर्षों में बहुत वृद्धि हो गई, अथवा इंदौर के लोगों का जीवन स्तर पिछले वर्षों की तुलना में उठ गया है, सांख्यिकी के अंतर्गत नहीं आता है। इसी प्रकार के अन्य तथ्य जिन्हें संख्याओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जैसे योग्यता, ईमानदारी, व्यवहार आदि, सांख्यिकी के अध्ययन क्षेत्र से बाहर ही रह जाते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे क्वालिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो क्वालिटीज़ जैसे ऑनेस्टी है, तो ऑनेस्टी को हम टेबुलेशन फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारी देश में जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमने स्टडी कर लिया, लेकिन लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड में, लोगों के जीवन यापन में कितनी वृद्धि हुई है, ये चीज़ हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं सांख्यिकी के माध्यम से, ठीक है। ये आपका पहला जो पॉइंट है जिसको मैंने आपको बताया, आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मैं आपको सेकंड पॉइंट बताता हूँ। सांख्यिकी समूह का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। जो सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है, इसके जरिए हम ग्रुप की स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि हमने डेटा ग्रुप में लिया, हमने जो भी डेटा लिया एक नंबर्स में ले लिया, उसकी ग्रुपिंग कर दी, तो ग्रुप्स में तो हम इसकी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली इसकी स्टडी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे व्यक्ति जिनकी एज अबव 15 और बिलो 30 है, ऐसे लोगों का नंबर हमें बताना, तो हमने बताया करोड़ों में इनका नंबर है। लेकिन अगर हम बात करें उनकी क्वालिटीज़ को लेके बात करें, उनकी स्किल्स को लेके बात करें, तो वो चीज़ हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं सांख्यिकी की मदद से। तो ये एक तरह की क्या है, लिमिटेशंस है, ये एक तरह की बोल सकते हैं रुकावट है, जो कि सांख्यिकी मेजर नहीं करती है, सांख्यिकी के जरिए हम उसको नहीं माप सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो लिखा है कंटेंट उसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ। सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन ना करके केवल समूह का अध्ययन मात्र है। दूसरे शब्दों में सांख्यिकी निष्कर्ष समूह सामूहिक व्यवहार का अनुमान करने में सहायक होते हैं, उस समूह की व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। उदाहरणतः एक कारखाने में काम करने वाले 3 श्रमिकों की मासिक मजदूरी 2500 और 200 है, जिनके औसत 900 होता है, जिनका औसत 900 होता है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रमिकों की आय पर्याप्त है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों की जो इनकम है काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर हम देखते हैं तीसरे व्यक्ति की जो इनकम है वो 200 है, तो काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। तो हम औसत में लेकर हम उस चीज़ को क्लियरली व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो लिमिटेशंस है, तीसरी जो सीमा है सांख्यिकी, वो यह है सांख्यिकी निष्कर्ष संदर्भ के अभाव में असत्य व भ्रामक हो जाते हैं। जो निष्कर्ष निकलते हैं, जो कंक्लूजन निकलता है सांख्यिकी की मदद से, वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है, एम्बिगस होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं इसको हम एम्बिगस समझ सकते हैं, काफ़ी अनएम्बिगस होता है। और इसके बाद सांख्यिकी के बिना संदर्भ के जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वह देखने में सही अवश्य प्रतीत होते हैं। मतलब जो कंक्लूजन निकलते हैं वो हमें सही लगते हैं, लेकिन वाकई वो इतने सही नहीं होते हैं, वो त्रुटिपूर्ण होते हैं, परंतु वास्तव में गलत होते हैं। उदाहरणतः का तथा खा 2 कारखाने हैं। पिछले 4 वर्षों से का कारखाने का लाभ क्रमशः 1800, 400, 200 है, तथा खा कारखाने का लाभ क्रमशः 200, 400, 800, 1000 है। दोनों ही कारखानों का औसत लाभ समान 600 होने के कारण कहा जा सकता है कि वस्तु स्थिति समान है, परंतु सत्यता इसके विपरीत ही है बच्चों, ठीक है। तो ये 3 लिमिटेशंस मैंने आपको बताई, 3 सीमाएं मैंने आपको बताई। इसके बाद हम अगली सीमा की हम बात करते हैं बच्चों। अगली सीमा
नहीं है, हमें तीनों सीमाएं याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स टूल्स यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस। जो आपकी सांख्यिकी है वो एक तरह से औजार के तौर पे, यंत्र के तौर पर इकोनॉमिक मतलब आर्थिक विश्लेषण के लिए हम उपयोग में लाते हैं। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इनका आपस में अत्यधिक गहरा संबंध है। ठीक है ना। यहाँ पर एक अर्थशास्त्री जिनका नाम है टकवेल, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू टकवेल, अर्थशास्त्र अपनी विधियों में सांख्यिकी होता जा रहा है। मतलब जो भी हम डेटा एनालिसिस करते हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं, नंबर्स के तौर पे करते हैं, संख्याओं में करते हैं। समंकों से अर्थ है कि वे प्रतिपादित नियम किए जाते हैं। इस बात की पुष्टि मार्शल के इस कथन में हो जाती है, समंक तुलनों की भांति है जिनमें मैं अन्य अर्थशास्त्रियों की भांति ईंटें बनाता हूँ। कहने का मतलब है कि जब हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं ना, इसी तरह से सांख्यिकी की अभी एक रोल प्ले करती है। नंबर्स में काम होता है, इसमें न्यूमेरिकल डेटा में काम होता है। ठीक है ना। ऐसे हम समझ सकते हैं कि इसमें भी स्टेप बाय स्टेप, कदम के बाद अगला कदम या तीसरा कदम, ठीक है ना, इस टाइप से स्टेप्स में चलता है इसका प्रोसीजर पूरा का पूरा। जिस प्रकार किसी औद्योगिक इकाई में विभिन्न उपकरणों या यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि किसी कारखाने में हम मशीन्स का प्रयोग करते हैं, मशीन्स का यूज़ करते हैं, उसी तरह से हम आर्थिक क्षेत्र में, इकोनॉमिकल सेक्टर में हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। और सांख्यिकी को एक यंत्र के तौर पर, एक टूल के तौर पर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं बच्चों। ठीक है ना। सांख्यिकी रीतियाँ वे प्रक्रियाएँ हैं जो संख्यात्मक तथ्यों के संकलन, संगठन, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण, निर्वचन तथा प्रस्तुतिकरण में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है ना। यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें प्रेजेंटेशंस में, ठीक है ना, फॉर्मेशन में, एनालिसिस में, कंक्लूजन में, सभी जगह हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक आपके फिर से एक कैपलन जो इकोनॉमिस्ट हैं, इनके अनुसार इन्होंने अपनी एक परिभाषा दी है, डेफिनेशन दी है, उसके अनुसार हम समझते हैं इस बात को। समंकों के ढेर में छिपे आधारभूत सत्य को बाहर निकालने के यंत्र सांख्यिकी रीतियाँ होती हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, हमारे पास संसाधन मौजूद हैं, लेकिन उनका उपयोग करना सही ढंग से, ठीक है ना, उनको चलाना, उनका यूज़ करना, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनसे लाभ हो सके। ये बात हम कहाँ से सीखते हैं, सांख्यिकी से सीखते हैं बच्चों। ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स से सीखते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको मैं ये लाइन इंग्लिश में भी बताता हूँ। ठीक है ना। जो रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे नेचर में, उनका ऑप्टिमम हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो उसका ऑप्टिमम यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करेंगे। स्टैटिस्टिक्स के यूज़ से हम कोई भी रिसोर्स है उसके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तक पहुँच सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। समांकों का निष्कर्षात्मक बनाने के लिए संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वाचन की अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। इन अवस्थाओं में सांख्यिकी के विभिन्न यंत्रों का प्रयोग होता है। इस प्रकार विशुद्ध तथा सामाजिक दोनों विज्ञानों में सांख्यिकी के अनेक यंत्र प्रयुक्त होते हैं। ठीक है ना। काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं स्टैटिस्टिक्स के जिनका हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में और आपकी इकोनॉमिकल फील्ड में भी हम यूज़ करते हैं। आर्थिक समांकों के विश्लेषण में निम्न जिन सांख्यिकी यंत्रों का या उपकरणों का प्रयोग होता है, उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण यंत्र निम्नलिखित हैं। सबसे पहला जो यंत्र है, सबसे पहला जो टूल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं उनको बताऊंगा मैं, वो है आपका टाइम सीरीज एनालिसिस। मतलब समय या काल श्रेणी विश्लेषण हिंदी में बोलते हैं, या समय का विश्लेषण करना। समय को एक सीरीज में रख के हम विश्लेषण करते हैं ना, उसको टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं। आर्थिक विश्लेषण में कीमतों, वस्तु का उत्पादन व उपभोग, ठीक है ना, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कंजप्शन हो रहा है, ठीक है ना, चलन में मुद्रा, कौन सी करेंसी अभी रनिंग में चल रही है, बैंक जमाएं, बैंक में कितनी एसेट्स या कितना पैसा या कितना कैपिटल हमारा डिपॉजिट है, तथा समाशोधन, और उसमें हम क्या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्या परिवर्तन कर सकते हैं, किसी दुकान में बिक्री आदि, और जो दुकानों में रिटेलर शॉप्स में जो रिटेल में जो चीज़ें बिक रही हैं उनकी बिक्री कितनी है, इन सब का अध्ययन हम जो करते हैं ना, वो टाइम सीरीज एनालिसिस के माध्यम से करते हैं। ठीक है ना। जैसे ही कोई एक दुकानदार है, वो एक दिन में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो कितना सेल कर देता है, ठीक है ना, तो उस टाइम एनालिसिस को भी हम ध्यान में रखते हैं और उस हिसाब से ही हम हमारा प्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि कोई भी फार्म डाली जाती है तो सबसे पहले सारी चीज़ों का भली भांति अध्ययन कर लिया जाता है, बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया जाता है, उसके बाद ही किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये टाइम सीरीज एनालिसिस आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज पे आपका जो अगला जो दिया हुआ है वो दिया है सांख्यिकी
समंकों का सजातीय होना आवश्यक। सजातीय मतलब एक जैसा होना। जो हमने डेटा इकट्ठा किया वो डेटा सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेटा गड़बड़ हो, ऊपर नीचे हो, वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती है। सही निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि सांख्यिकी समंकों में सजातीय हो। सजातीय हो मतलब जो डेटा है वो कैसा हो, एकदम सिमिलर हो, वह एक ही तरीके से एकत्रित किए गए हों, मतलब उनको तरीके इकट्ठा जो सर्वे के माध्यम से या जो हम जानकारी इकट्ठे करते हैं तो उनको इकट्ठा करने का जो तरीका वो सिमिलर होना चाहिए, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं कोई रिटेल शॉप ओपन करने वाला हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि एक दिन में जो शॉपकीपर है वो कितना मेरा जो प्रोडक्ट है वो निकाल सकता है। सबसे पहले टाइम एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, उसी हिसाब से हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। वरना क्या होगा, मैं प्रोडक्शन ज़्यादा कर लूँ और मेरा जो सामान है वो रखा रह जाए, कंजप्शन कम हो, तो हमें हर चीज़ को देखकर काम करना होता है। तो यहाँ पर सांख्यिकी का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग हो जाता है। और सांख्यिकी में क्या होता है, इस चीज़ का पता करने के लिए हम सर्वे कंडक्ट कराते हैं। आपने देखा होगा आपके घर भी कुछ लोग आते हैं प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आते हैं, दुकानों पर भी जाते हैं, कुछ सैंपल्स रख के जाते हैं। उसके बाद ही मतलब कंपनी एक निष्कर्ष तक पहुँचती कि उसे कितना प्रोडक्शन करना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला जो पॉइंट है आपका वो है सांख्यिकी नियम दीर्घकाल में तथा औसत रूप में ही सत्य होते हैं। मतलब दीर्घकाल एक शॉर्ट पीरियड के लिए, औसत मतलब एक एवरेज पीरियड के लिए ही सही होते हैं। उसको लॉन्ग टाइम के लिए हम रन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग टाइम के लिए रन नहीं कर सकते, शॉर्ट पीरियड के लिए रन कर सकते हैं। सांख्यिकी नियम जहाँ दीर्घकाल में तथा औसत रूप में ही सत्य होते हैं, वहाँ प्राकृतिक विज्ञानों के नियम की भांति दृढ़, सार्वभौमिक तथा सर्वमानवी नहीं होते हैं। मतलब यूनिवर्सल ये करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। हर क्षेत्र में जाके इसके जो नियम है सांख्यिकी वो परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि गंज बहादुर शहर में कोलगेट का कंजप्शन ज़्यादा है, मंडी मोहरा में पेप्सोडेंट का ज़्यादा होगा। तो मतलब नियम सब जगह समान नहीं होते हैं, हर जगह अलग अलग चीज़ों की डिमांड चलती है। सांख्यिकी रीतियों का सही जानकर ही प्रयोग किया कर सकते हैं। मतलब जो सांख्यिकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो मेथड्स हैं, उनको हम सही तरीके से उनका नॉलेज लेकर हम उनका यूज़ कर सकते हैं। अधूरे ज्ञान में हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सांख्यिकी का प्रयोग ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जैसे सांख्यिकी का पूर्ण ज्ञान हो तथा उसकी रीतियों के प्रयोग से वह भली भांति परिचित हो। अपूर्ण जानकारी वाले व्यक्ति द्वारा निकाले गए निष्कर्ष भ्रमात्मक एवं अशुद्ध होते हैं। यूल एवं गंडोल ने इस संबंध में कहा है, अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में सांख्यिकी रीतियाँ अत्यंत खतरनाक औजार हैं, ठीक है ना। तो जिसको पूरा ज्ञान होगा सांख्यिकी का वो इस टूल का उपयोग कर सकता है, और जिसको ज्ञान ना हो तो उससे हमेशा हानि ही होगी, हानि का सामना करना पड़ेगा। सांख्यिकी एक साधन मात्र ही है। सांख्यिकी एक तरह का सोर्स है, एक सोर्स है जिससे हम चीज़ों को भली भांति जांचते हैं, परखते हैं और समझते हैं। किसी समस्या का समाधान अनेक रीतियों से किया जा सकता है, सांख्यिकी तो केवल एक रीति है। सांख्यिकी रीति से निकाले गए निष्कर्षों की सहायता का परीक्षण अन्य रीतियों के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष से कर लेना आवश्यक होता है। सांख्यिकी एक साधन मात्र है, लक्ष्य नहीं। मतलब ये एक साधन, एक सोर्स का काम करती है, ये कोई टारगेट नहीं है, ये कोई फाइनल डेस्टिनी नहीं है। तो आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद में आपको इस पेज पर यहाँ पे कुछ याद रखने वाली बातें हैं, उनको आपको याद रखना है। अपने नोट्स भी आप बनाएंगे बच्चों यहाँ से। सांख्यिकी की सीमाएं। सांख्यिकी केवल सांख्यात्मक तथा तथ्यों का अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का नहीं। सांख्यिकी समयों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। सांख्यिकी निष्कर्ष संदर्भ के अभाव में असत्य व भ्रम हो जाते हैं। सांख्यिकी समंकों का सजातीय होना आवश्यक है। सांख्यिकी नियम दीर्घकाल में तथा औसत रूप से ही सत्य होते हैं। सांख्यिकी रीतियों का सही जानकार ही प्रयोग कर सकता है। सांख्यिकी एक साधन मात्र ही है। तो ये जो पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी बताए वही इन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पर। तो बच्चों अभी आप इतना ही करिएगा। इसके बाद अगली क्लास में मैं आपको डिस्ट्रक्ट टूवर्ड स्टेटिक्स मतलब सांख्यिकी के प्रति अविश्वास के बारे में समझाऊंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू ऑल।